हम लोग नेटवर्क फंडामेंटल, ये बुक है रिटन बाय गॉर्डन डेविस। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं कि जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इस बुक को फॉलो करें, इसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें ताकि बेहतर तरीके से लर्निंग हो सके। सेक्शन 1 नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर बेसिक नेटवर्क से रिलेटेड डिस्कशन होगी और इंटरनेट एंड एक्स्ट्रानेट को इन डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इसके अंदर फर्दर जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं उनको भी हम लोग स्टडी करेंगे ताकि सिक्योरिटी के पैरामीटर्स भी हमारे नॉलेज में आ सके और हम बेहतर तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सके। जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले बेसिक ऑफ नेटवर्क। A computer network is a set of interconnected computers that communicate with each other for the purpose of sharing resources, information and services. जब कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट मेथड्स हैं। इन फ्यूचर स्लाइड्स हम लोग इन डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। जब हमने कम्युनिकेशन करवानी हो बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस तो उसके अंदर मीडियम ऑफ कनेक्टिविटी यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें फ्यू डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू वायरलेस डिवाइस एंड अदर डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू अ वायर्ड मीडियम, और उसमें स्विच भी यूज़ हो सकता है और वायर्ड मीडियम के साथ हम लोग हब को भी यूज़ कर सकते हैं। हब और स्विच के फीचर्स को हमने ऑलरेडी लेक्चर्स के अंदर इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है। और अगर हम कनेक्टिंग डिवाइसेस की बात करें तो यहाँ पर प्रिंटर है। प्रिंटर को हम लोग विद कंप्यूटर कनेक्ट करके भी प्रिंट शेयरिंग कर सकते हैं और नेटवर्क प्रिंटर्स को डायरेक्टली नेटवर्क डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करके भी रिसोर्सेज को शेयर प्रिंटिंग रिसोर्सेज को शेयर किया जा सकता है। जब हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो सबसे मेजर पार्ट है लिंक्स का। Links are the physical connections or communication channels that allow data to be transmitted between nodes. These can be wired, such as Ethernet cables or fiber optics, or wireless, like radio waves for Wi-Fi. और अगर हम ब्लू कलर की केबल को देखें तो दिस केबल इज कॉल्ड इथरनेट केबल। ये कॉपर वायर होती है, इसके अंदर दो टाइप्स होती हैं। यूटीपी होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और यूटीपी एसटीपी होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। और अगर हम मिडल डिवाइस को देखें तो दिस डिवाइस इज आल्सो कॉल्ड राउटर भी कहते हैं कुछ लोग, लेकिन जो इसका एक्चुअल नेम है एपी एक्सेस पॉइंट कहते हैं। दैट इज अ वायरलेस डिवाइस और वायरलेस मीडियम फॉर द कनेक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस। और अगर लास्ट पे देखें तो दिस वायर इज कॉल्ड फाइबर ऑप्टिक केबल। इसमें स्पीड ऑफ लाइट से डेटा ट्रेवल करता है। हाई स्पीड के साथ जब हमें कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड हो तो देन वी हैव टू मूव टू यूज सच मीडियम। फॉर एग्जांपल मैंने जब नेटवर्क को चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो लाहौर के अंदर मेरा एक ऑफिस था, उसको मैंने कराची ऑफिस से कनेक्ट करना था। तो या तो मेरे पास ऑप्शन था कि सैटेलाइट कनेक्शन के साथ दोनों ऑफिस को कनेक्ट किया जाए, दूसरा ऑप्शन ये था कि वायर्ड मीडियम के साथ। जब वायर्ड मीडियम की बात कर रहे हैं कि इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि मैंने जब डेटा ट्रांसफ़र करना था तो इन द शेप ऑफ वीडियो ट्रांसफ़र करना था फ्रॉम लाहौर टू कराची एंड कराची टू लाहौर। और वहाँ पर अगर हम बात करते हैं सैटेलाइट कनेक्शन की तो वहाँ पर परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो जाती थी। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कनेक्टिविटी करवाएंगे कराची और लाहौर ऑफिस की थ्रू वायर्ड कनेक्शंस, या बिटवीन डिफरेंट सिटीज़ जब कनेक्टिविटी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ वायर्ड तो फाइबर इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर हाई स्पीड कनेक्टिविटी। तो फिर हम लोगों ने क्योंकि इफ वी टॉक अबाउट द पाकिस्तान तो देर इज अ पीटीसीएल हु प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ द वायर्ड कनेक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट सिटीज। तो फिर हमने वहाँ पर फाइबर ऑप्टिक का कनेक्शन ले डाउन करवाया और देन लाहौर और कराची ऑफिस को कनेक्ट करवाया ताकि फास्ट कम्युनिकेशन हो सके।
जब हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे तो मीडियम यूज हुआ, लिंक्स की बात हुई, उसमें वायरलेस था और वायर्ड की भी डिफरेंट टाइप्स को हमने डिस्कस किया। और आफ्टर दैट टोपोलॉजी, टोपोलॉजी नेटवर्क टोपोलॉजी refers to the layout or structure of the network, including how nodes are connected, how data is transmitted. Common technologies includes common topologies include bus, star, ring, mesh and hybrid configurations. और जो हम लोग कॉमनली यूज़ कर रहे हैं, जो मैंने अपने एक्सपोजर के साथ चीज़ों को मैक्सिमम यूज़ किया, उसमें स्टार टोपोलॉजी को हमने बेहतर तरीके से यूज़ किया। बस टोपोलॉजी के अपने कोई प्रोज एंड कॉन्स होंगे, सिमिलरली अदर टोपोलॉजीज के भी प्रोज एंड कॉन्स है, लेकिन स्टार टोपोलॉजी को हमने यूज़ किया, उसमें हमें एक सेंट्रल में कनेक्टिविटी डिवाइस और वायर्ड, फॉर एग्जांपल अगर हम स्विच की बात करें तो उसके साथ हमने कॉपर वायर्स को यूज़ किया और कनेक्टिविटी करवाई। तो डिफरेंट टोपोलॉजीज की टाइप्स हैं, ये इट्स अप टू अस कि हम किस टेक्नोलॉजी को और किस टोपोलॉजी को यूज़ करना चाहें। ये एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो कॉमनली स्टार टोपोलॉजी इज द बेस्ट टोपोलॉजी फॉर कनेक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस यूजिंग अ सेंट्रल मीडियम, उसमें हब और स्विच को यूज करके नेटवर्क डेवलप किया जा सकता है। जब हम प्रोटोकॉल की बात करते हैं, प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स and conventions that govern how data is transmitted and received in a network. Examples include TCP/IP, which is a fundamental to functioning of the internet. प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं, उसमें TCP है, UDP है, और जब हम TCP/IP की बात करते हैं तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। अगर हम UDP की बात करते हैं, उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। इट्स डिपेंड के एज पर अगर हम लोग रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, तो जहाँ पर हमें कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल कम्युनिकेशन चाहिए, तो इन दैट सिनेरियो वी विल यूज द TCP। और इफ वी टॉक अबाउट द fast and unreliable communication, in that scenario we can UDP। ये हम लोग कमिंग लेक्चर्स के अंदर TCP और UDP को इन डिटेल भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स हैं जिनके थ्रू हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। तो इनकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है, एंड डिटेल डिस्कशन में हम लोग आगे चीज़ों को देखेंगे ताकि इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लोर किया जा सके। जब हम नोड्स की बात करते हैं तो ऑल दो डिवाइसेस व्हिच आर कनेक्टेड ओवर द नेटवर्क आर कॉल्ड नोड्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास मोबाइल है, अगर मोबाइल के थ्रू ओवर द नेटवर्क कम्युनिकेशन करता हूँ तो मोबाइल इज़ अ नोड। अगर आप यहाँ पर देखें, मोबाइल है, लैपटॉप है, प्रिंटर है, सर्वर है, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड नोड्स। इनके थ्रू ही हम लोग ओवर द नेटवर्क अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। और स्विच है, मॉडेम है, वायरलेस राउटर है, ऑल दीज थिंग्स आर मीडियम which we can use up which we can use to provide the connectivity of the different nodes. Next topic है differentiating between internet, intranet and extranet. Uh, when we talk about the difference between an internet and intranet, और इस स्लाइड के अंदर हम लोग इंटरनेट that start with the small letter and internet that start with the capital letter, इनको डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। लोअर केस आई internet is derived from the internet network and refer to the connectivity between different networks। जब हमने दो नेटवर्क को कनेक्ट करना है, डिफरेंट नेटवर्क्स को इंटरकनेक्ट करना है, तो दैट इज कवर्ड in internet that start with a lowercase I. When we talk about the capital I internet, refer to the services that are publicly available outside of our own networks,
For example, Facebook, Hotmail, FTP, and other WhatsApp, other services which we can use over the internet are part of the internet that start with a capital letter. Let me clarify this in summary. Internet specifically refer to the global network of networks that we commonly use, while internet is more general term that can refer to any interconnected network of computer and devices. Now we will try to understand intranet. An intranet is a private network or restricted access computer network within an organization that uses internet technology. For example, web browsers, FTP, email, associated hardware, internet service providers, and so forth. It serves as a secure and controlled communication and information sharing platform for employees within that organization. For example, uh, if we talk about the university network, within a university network, we can launch a different services. For example, online tender system, online result systems, online fee status वेरिफिकेशन सर्विसेज और भी डिफरेंट सर्विसेज को हम लोग विद इन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू वेब ब्राउज़र या थ्रू डिफरेंट एप्स बच्चों को प्रोवाइड कर दें तो ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ द इंट्रानेट all these services cannot be accessed outside of the organization. अगर हम बात करते हैं जी मेल की फेसबुक की दैट कैन बी इजीली एक्सेसिबल एनी वेयर इन द वर्ल्ड और अगर हम कोई ऐसी सर्विस कंपनी के अंदर लॉन्च करते हैं तो जो सर्विस हमें विद इन अ कंपनी अवेलेबल होगी आउटसाइड द कंपनी अवेलेबल नहीं होगी all these services are part of the intranet. Access to these services will be controlled through user/device authentication to ensure that they remain private and inaccessible from the internet. अगर हम विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी सर्विसेज लॉन्च करते हैं तो वो भी यूज़र नेम और पासवर्ड की बेस पे या डिफरेंट ऑथेंटिकेशन मेथड की बेस पे प्रोवाइड की जा सकते हैं ताकि सिक्योर भी रहें और उसके एक प्राइवेसी चैनल होता है ताकि अदर पर्सनस को उनका एक्सेस ना मिल सके फॉर एग्जांपल आईटी डिपार्टमेंट का एक अपना यूज़र नेम पासवर्ड हो वो आईटी से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं उसके थ्रू लॉन्च करें विद इन ऑर्गेनाइजेशन अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस की बात करें तो उनकी अपने रिसोर्स शेयरिंग के पैरामीटर्स हों सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन के इम्प्लीमेंटेशन हो उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ें अपने ही सिनेरियो के अकॉर्डिंगली अपने स्टूडेंट्स के साथ अपनी कंपनी के यूजर्स के साथ शेयर कर सकें एक हम इसके एग्जांपल इस तरह से भी ले सकते हैं इंटरनेट की कि हम लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स का पोर्टल लॉन्च करते हैं विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट वहाँ पर जाएं अपना यूज़र नेम पासवर्ड दें और उसमें अपने प्रीवियस सेमेस्टर के रिजल्ट्स को वेरीफाई कर लें अपने फीस स्टेटस को वेरीफाई कर लें अपने अटेंडेंस का स्टेटस को चेक कर लें और अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करें तो एम्प्लॉयज़ अपने सारी परफॉर्मेंस और एक्टिविटी और अप्रेजल जो भी प्रीवियस कंपनीज ने उनके स्टेटस विद इन सॉफ्टवेयर ऐड ऑन किए होंगे वो सारी सर्विसेज सारे स्टेटस सारी चीज़ें थ्रू एप्लीकेशन या थ्रू वेब ब्राउज़र विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन वो चेक कर सकें अगर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाएं तो उसकी एक्सेसिबिलिटी वहाँ से बाहर ना हो as all these services which are only available within an organization is called intranet. इसमें डिफरेंट इसके की पैरामीटर्स हैं करेक्टरिस्टिक्स हैं नंबर वन इंटरनल कम्युनिकेशन जैसा कि अभी बात की विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और रिसोर्स की शेयरिंग हो फॉर एग्जांपल इंटरनेट आर डिजाइन टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन अमंग एम्प्लॉयज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन they provide tools for sharing information documents and messages among authorized users
अगर अगर HR डिपार्टमेंट से रिलेटेड सर्विसेज है तो सिर्फ HR के जो ऑथोराइज यूजर हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के, तो सिर्फ उन्हीं को एक्सेस हो। और अगर कोई फिनांस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या कुछ डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन शेयर है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, और वो सिर्फ और सिर्फ फिनांस डिपार्टमेंट को उसका एक्सेस होगा, क्योंकि हम ऑथोराइज्ड एक्सेस भी दे सकते हैं और ओपन एक्सेस भी दे सकते हैं। लेकिन अगर कहीं इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना है तो रिकमेंडेड यह है कि विद सिक्योरिटी और ऑथोराइजेशन इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाए, ताकि रेलिवेंट रिसोर्स पर्सन उसको एक्सेस कर सके और उसके ऊपर कोई अमेंडमेंट करना चाहे तो कर सके। Second option है web-based interface. Internet often have a web-based interface similar to the World Wide Web. This user-friendly interface allows employees to access information and services from various devices and locations within the organization. Third option content management system है. Many intranet includes content management system that enable administrators to create, publish, and manage internal content, documents, and information for an organization. Centralized resources intranet serve as a centralized repository for various resources, including company policies, procedures, employee directories, calendars, news updates, and other internal information. सेंट्रलाइज्ड रिसोर्स का यही होता है कि हम एक डेटा सेंटर बनाएं और उसके ऊपर डिफरेंट सर्विसेज को लॉन्च करें और कंपनी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को उसका एक्सेस दे दिया जाए। ओपन एक्सेस भी हो सकता है और विद ऑथेंटिकेशन एक्सेस भी हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंगली हम सर्विसेज को लॉन्च करते हैं। बीइंग एन IT एडमिनिस्ट्रेटर हमें हमेशा कोऑर्डिनेट करना पड़ता है विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और उसके अकॉर्डिंगली सर्विसेज को हम लोगों ने ऑपरेशनल करना होता है, ताकि बेहतर तरीके से एफिशिएंट वे से सर्विसेज को लॉन्च किया जाए और कंपनी बेस्ट वे से इंटरनेट की सर्विसेज को यूज़ करे और अपनी परफॉर्मेंस को या अपनी सर्विसेज को विद एफिशिएंट वे यूज़र को उसका एक्सेस प्रोवाइड करे, ताकि बेहतर तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जा सके। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द एक्स्ट्रानेट. Extranet, you can say it is like an intranet, but there is some add-on features. Due to that, we can say such type of the network is an extranet. And extranet is a private network that use internet technology. Internet technology means हम लोग उसे थ्रू नेटवर्क ही एक्सेस करेंगे। हो सकता है वेब ब्राउज़र को यूज़ करें, हो सकता है हम लोग कोई एप्लीकेशन क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन डेवलप कर दें, उनके थ्रू एक्सेस करें। ऐसी सर्विसेज जो वेब ब्राउज़र के थ्रू या क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस के थ्रू एक्सेस की जाए, ऑल दिस सर्विसेज कैन बी used as a internet technology, can be called as a internet technology. And extranet is a private network that uses internet technology and the public telecommunication system to securely share business information with the suppliers, vendors, partners, customers, and other businesses. It is subset of an organization's intranet that is extended to the authorized trusted external user. इसमें होता ये है कि इट इज़ लाइक अ इंटरनेट, लेकिन सम हो हम लोग किसी एक स्पेसिफिक कस्टमर को, वेंडर को या सप्लायर को एक लिमिटेड एक्सेस दें अपने नेटवर्क का, वो थ्रू दैट एक्सेस आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उन सर्विसेज को एक्सेस कर सके। फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक कंपनी ने कुछ मार्केटिंग पर्सन हायर किए होते हैं। अगर एक पर्सन बाहर जाता है आपकी प्रोडक्ट को, कंपनी की प्रोडक्ट को जाके वहाँ पर मार्केट करता है और अगर कोई कस्टमर उसे ऑर्डर देना चाहे तो वो फिर कंपनी में कॉल करे और चेक करे कि स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है। तो इस पे सम हो ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन या ड्यू टू सम एरर्स
इन द नेटवर्क या ड्यू टू सम रीजंस वो कंपनी से अपडेट नहीं ले पाता कि स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है, तो हो सकता है कि अफेक्टिवली कस्टमर को प्रॉपर डील ना कर सके। तो कंपनी सबसेट या उसका स्मॉल एक्सेस उस पर्सन को दे दे स्टॉक का, ताकि आउटसाइड ऑफ द कंपनी वो ऑनलाइन बैठ के कंपनी का के इंटरफेस को एक्सेस करे, यूजर नेम पासवर्ड दे या कोई भी ऑथोराइजेशन का मैकेनिज्म यूज करे, ताकि स्टॉक की सिर्फ और सिर्फ अपडेट को वॉच आउट कर सके और अपने क्लाइंट्स के साथ डील को कंफर्म कर सके। इससे ये हो जाता है कि जितने भी सप्लायर्स होते हैं जिनको एक स्पेसिफिक एक्सेस के साथ कंपनी के रिसोर्सेज का स्टेटस पता होता है, तो वो एफिशिएंटली बिजनेस डील्स बना सकते हैं विद डिफरेंट कस्टमर्स। और यहाँ पर यही एग्जांपल देने की कोशिश की, लेट्स अज्यूम दैट company A sells specialist circuit boards, company B uses these circuit boards as a key component for a product they sell. Before company B takes an order for their product, they need to ensure company A has the circuit board in stock. They could call company A over the phone, but this means they may have to call multiple times a day. बार बार कस्टमर जो ही कोई नई डील आती है, कंपनी बी को कंपनी ए के साथ कॉल करके स्टॉक का अपडेशन लेना पड़ता है, ताकि वो अपनी डील को कंफर्म कर सके। तो सम हो इन चीज़ों के अंदर सर्विसेज भी पोर हो जाती है और अफेक्टिवली कस्टमर के साथ डील भी नहीं बन पाती। तो एक्सटर्नल फैसिलिटेट कोलैबोरेशंस एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज विद एक्सटर्नल पार्टी, इंप्रूविंग कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। अगर कंपनी बी को एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ डेटा का एक्सेस दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल स्टॉक का, ताकि वो टाइमली चीज़ों को स्टॉक से वे स्टॉक अवेलेबिलिटी को चेक करने के बाद कंफर्म कर सके अपने डील्स विद डिफरेंट वेंडर्स। यहाँ पर जैसे कंपनी ए की बात की जा रही है, तो कंपनी बी कंपनी ए से कंफर्म डील कर सकते हैं अगर उसके नॉलेज में हो स्टॉक की अवेलेबिलिटी, स्टॉक का स्टेटस, तो देन अफेक्टिवली चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। Here are some key characteristics and aspects of the extranet collaborations. An extranet is designed to facilitate collaboration and information sharing between an organization and its external partner, such as clients, suppliers, vendors, or other organizations. For example, a university कुछ डिपार्टमेंट्स का या कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एफिलिएशन कर लेती है मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम्स के साथ। वो जो कंपनीज एफिलिएशन लेती हैं, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के साथ कुछ कॉलेजेस ने एफिलिएशन ली है फॉर डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स, तो पंजाब यूनिवर्सिटी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो उनको अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाहती है, जो भी एडमिशन्स ऑफर कर रहे हैं उनकी डिटेल को शेयर करना चाहती है, तो सच टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन शेयरिंग इज कॉल्ड एक्सटर्नल कोलैबोरेशन। external collaboration means you have to share information with your collaborators। और इसके सेकंड फीचर्स को अगर हम देखें, तो जो भी कोलाबोरेटर्स होते हैं या जिनके साथ भी कोलाबोरेशंस होती है, उनको हम कंट्रोल्ड एक्सेस देते हैं। ये नहीं हो सकता कि अगर एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसके अंदर स्टॉक की डिटेल है, उसकी सेल परचेज की डिटेल है, उसके मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल्स है, उसके एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स है, तो ये नहीं हो सकता कि जो भी आपके साथ कोलाबोरेशन करे और आप उसको 100% एक्सेस दे दें। हम लोग हो सकता है सम पोर्शन ऑफ द डेटा या सम पोर्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन का ही एक्सेस दें, सम स्पेसिफिक रिसोर्सेज का एक्सेस दें, तो सच टाइप ऑफ द एक्सेस इज कॉल्ड कंट्रोल्ड एक्सेस। सिलेक्टिव एक्सेस में भी यही होता है कि हम लोग ऑथोराइज्ड कर देते हैं एक्सटर्नल यूजर्स को यूजिंग डिफरेंट यूजर नेम पासवर्ड और सिक्योर सर्टिफिकेट्स। आफ्टर दैट वो हमारे जो भी कंट्रोल्ड एक्सेस या सिलेक्टिव एक्सेस के अंदर रिसोर्स होंगे सिर्फ उन्हीं को एक्सेस कर सकेगा, अदर रिसोर्सेज को वो
एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर हमने पॉलिसी इम्प्लीमेंट की होगी। अभी जैसा कि इंटरनेट में बात हुई, इंटरनेट के अंदर भी हम लोग इंटरनेट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए चीज़ों को एक्सेस देते हैं। सिमिलरली एक्सट्रानेट के अंदर भी वेब बेस्ड इंटरफेस हो सकता है, लाइक इंटरनेट एंड पब्लिक इंटरनेट। एक्सट्रानेट ऑफन यूज वेब बेस्ड इंटरफेस फॉर ईज ऑफ एक्सेस एंड यूज। अब ब्राउज़र में कंपनी की वेबसाइट डाल के स्लैश डिपार्टमेंट का फॉर एग्जांपल स्लैश DOMS लिखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, तो उसका एक पेज ओपन हो जाए और वहाँ पर यूज़र ने पासवर्ड की फैसिलिटी हो, वो एंटर करें और उसके बाद उसके जो कंट्रोल्ड एक्सेस या सिलेक्टिव एक्सेस की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली रिसोर्स होंगे वो हमें एक्सेस हो जाएंगे। और इसी तरह हम डिफरेंट जो भी इसके अंदर अवेलेबल सर्विसेज हैं या फीचर्स हैं उनको कस्टमाइज कर सकते हैं, उनके अकॉर्डिंगली जो भी हमारे एक्सटर्नल पार्टनर होंगे वो हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। थर्ड रिसोर्स है सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। सिक्योरिटी एंड कंट्रोल फीचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अपनी सर्विसेज को सिक्योर करना चाहते हैं। उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स हैं सिक्योरिटी के। हम इनक्रिप्टेड डेटा ट्रैवल करवा सकते हैं ओवर द नेटवर्क, हम लोग यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, हम लोग 2 स्टेप सिक्योरिटी पैरामीटर डिप्लॉय कर सकते हैं कि जब भी कोई हमारा फॉर एग्जांपल कोई यूज़र नेम पासवर्ड चेंज करता है तो वो उसको ईमेल पर भी कोड जाए, प्लस उनके मोबाइल मैसेज पर भी कोड दिया जा सकता है। समटाइम ये होता है कि हम रैंडम नंबर जनरेट करवाते हैं और डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू उनको भी यूज़ किया जा सकता है। तो सिक्योरिटी का कंट्रोल है, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है नेटवर्क के अंदर। तो हम ट्राई करते हैं कि बेस्ट सिक्योरिटी डिवाइसेस और मैकेनिज्म को यूज़ किया जा सके ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के रिसोर्सेज और कम्युनिकेशन सेफ एंड सिक्योर हो सके। और लास्ट फीचर एफिशिएंसी। ये ऑब्वियस है कि जब भी हम नेटवर्क की बात करते हैं या नेटवर्क एप्लीकेशंस की बात करते हैं या रिसोर्सेज शेयरिंग की बात करते हैं, तो ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी efficiently accessible within an organization and outside of the organization। जब हमने बात की सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के कुछ बेसिक फीचर्स हैं। बेसिक फीचर्स क्या हैं? बेसिक सिक्योरिटी फीचर्स आर एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क्स and data from various threats and vulnerabilities. Here are some basic security features that can help to protect your information. Firewall. A firewall acts as a barrier between a trusted network and untrusted network. It monitors and controls incoming and outgoing network traffic based on an organization's predefined security rules. Firewall can prevent unauthorized access, filter out malicious content, and protect against network-based attacks. अगर हम फायरवॉल की बात करते हैं तो फायरवॉल दो तरह की फायरवॉल्स मार्केट में अवेलेबल है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल। और फायरवॉल के अंदर डिफरेंट फीचर्स होते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम लोग हमेशा इम्प्लीमेंट करते हैं और वो हमें हेल्प आउट करते हैं ताकि सिक्योर कम्युनिकेशन करवाई जा सके। नंबर 1, ऑथेंटिकेशन। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग the identity of a user or device. It is often done using password, but other methods such as biometrics can also be used. अगर हमने किसी को एक्सेस देना है तो बायोमेट्रिक बेस्ड एक्सेस भी हो सकता है, यूज़र और पासवर्ड बेस्ड भी हो सकता है। और हो सकता है कि अगर हमने कुछ स्पेसिफिक टैबलेट्स या मोबाइल्स अपने सप्लायर्स को दिए हुए हैं तो सिर्फ उन्हीं डिवाइसेस के थ्रू ही वो हमारे साथ ऑथेंटिकेशन कर सकता है, नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन कर सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ये डिपेंड करता है बीइंग एन आईटी मैनेजर, बीइंग एन आईटी एडमिनिस्ट्रेटर या बीइंग एन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कि आप कौन सा सिक्योरिटी
के अंदर ऑथेंटिकेशन मेथड यूज़ करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपने यूज़र्स को मैनेज करते हैं। बायोमेट्रिक्स बेस भी हो सकता है और यूज़र नेम और पासवर्ड बेस भी हो सकता है और हार्डवेयर बेस भी हो सकता है। ऑथोराइजेशन, दिस इज द प्रोसेस of determining what a user or device is allowed to do. It is often done by assigning permission to users and groups. अगर हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में डोमेन कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्क की बात करें तो हम लोग यूज़र टू यूज़र उनकी ऑथोराइजेशन चेंज कर सकते हैं, उनके परमिशंस को चेंज कर सकते हैं। बीइंग एन आईटी एडमिनिस्ट्रेटर, हो सकता है मेरे पास फुल ऑथोराइजेशन हो, फुल परमिशंस हो, मैं अपनी मर्जी से यूज़र क्रिएट कर लूँ, यूज़र डिलीट कर लूँ। और हो सकता है कि अगर किसी अदर रिसोर्स को एक्सेस दिया जाए या ऑथोराइजेशन दी जाए तो वो रीड ओनली हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ डेटा को क्या कर सकता है, आफ्टर ऑथेंटिकेशन यूज़र डेटा को जस्ट रीड कर सकता है, ना डिलीट कर सकता है, ना उसके अंदर कोई अमेंडमेंट कर सकता है, एडिट कर सकता है डेटा के अंदर। तो ये ऑथोराइजेशन डिपेंड करती है परमिशंस के ऊपर, हम किस तरह के यूज़र को परमिशन साइन करते हैं। अगर एक फोल्डर है, हो सकता है कि फोल्डर को कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ रीड कर सके, हो सकता है मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर उसे ओपन करूं, उसके अंदर न्यू फाइल्स क्रिएट कर सकूं, नए फोल्डर्स बना सकूं और जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको डिलीट कर सकूं। तो it's depend on the permission signed to the user. On the basis of that permissions, user can manage different resources. Our next feature, IDS and IPS, intrusion detection system. These systems monitor your network for suspicious activity. They can be used to detect unauthorized access or malicious activity. Intrusion prevention system. These systems are similar to IDS, but they can also take actions to block unauthorized access or malicious activities. After that, physical security. Physical security measures like locked server rooms, access card systems, protect hardware and data from physical threats such as theft and theft or unauthorized access. आईडीएस और अगर आईपीएस की अगर हम बात करें तो आईडीएस तो सिस्टम के अंदर अगर कोई मलेशियस या इलीगल एक्टिविटी होती है उसको डिटेक्ट करके ये अलर्ट जनरेट करता है, जबकि आईपीएस के अंदर क्या करता है, ये उसको अलर्ट भी अगर कोई अनऑथोराइज्ड एक्टिविटी हुई है या कोई इंट्रूडर नेटवर्क में आया है तो जो ही इंट्रूजन होगी विद इन अ नेटवर्क जो उसको डिटेक्ट भी करेगा, अलर्ट भी जनरेट करेगा और उसको स्टॉप करने की कोशिश भी करेगा। तो नो डेज आईपीएस इज मोर पॉपुलर एज कंपेयर टू आईडीएस, क्योंकि आईपीएस में आईडीएस की फैसिलिटी भी है प्लस एक्स्ट्रा फीचर है, ये जो भी इंट्रूडर या अनवांटेड ट्रैफिक हमारे नेटवर्क में एंटर होती है उसे फौरन रोकता भी है और साथ अलर्ट भी जनरेट करता है। A DMZ or demilitarized zone is a network security architecture that adds an extra layer of security between a private network and the public network. A DMZ is typically deployed as a buffer zone between a private or internal networks and an external नेटवर्क इंट्रानेट। फॉर एग्जांपल ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है और ये हमारा क्या है, इंटरनेट है, और हमने लोकल नेटवर्क से कुछ सर्विसेज को ओवर द इंटरनेट शेयर करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक फायरवॉल डिप्लॉय कर देते हैं और उसके बाद उसको एक्सेस ओवर द इंटरनेट या ओवर द पब्लिक नेटवर्क अलाउ कर देते हैं। तो यहाँ पर डबल सिक्योरिटी अप्लाई की जाती है। अगर अगर खुदा ना खास्ता इस फायरवॉल को इंट्रूडर क्या बाईपास करता भी है तो नेक्स्ट फायरवॉल उसे रोकने की कोशिश करते हैं। डबल लेयर फायरवॉल यहाँ पर अप्लाई की जाएगी ताकि हमारा नेटवर्क सिक्योर रह सके। जब हम लोग फिजिकल सिक्योरिटी की या फिजिकल मेजर्स की बात करते हैं तो फिजिकल मेजर्स में जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी बात की कि अपने सर्वर रूम्स
या अपने डेटा सेंटर को प्रॉपरली लॉक करके रखें, या ये होता है कि इलीगल यूज़र उसके अंदर एंट्री ना हो सके। कार्ड सिस्टम सिक्योरिटी भी अप्लाई की जा सकती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम भी डिप्लॉय किया जा सकता है ताकि हमारा डेटा सर्वर और जो भी सर्विसेज डिप्लॉयड है विद इन ऑर्गेनाइजेशन वो सिक्योर रह सके। इसमें सबसे पहले बैरियर्स हैं, जैसा कि अगर हम कॉमन सिक्योरिटी की बात करें तो बैरियर्स लगे होते हैं, आगे डिफरेंट चेक पोस्ट बनी होती हैं, एक्सेस कार्ड्स दिए जा सकते हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम के साथ थ्रू चीज़ों को अलाउ किया जा सकता है। ऑल दीज पैरामीटर्स आर कवर्ड इन सिक्योरिटी। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको रीड आउट कर लीजिए। और फॉर एग्जांपल, which of these which of these refers to the connectivity between different and external network? एक्सटर्नल नेटवर्क्स का तो ऑब्वियस ही है कि अगर हमने कोई कनेक्टिविटी चाहिए तो हमें इंटरनेट रिक्वायर्ड होगा। विच ऑफ दिस डज नॉट अलाउ अस टू आइडेंटिफाई अ डिवाइस ऑन द नेटवर्क? अगर हम लोग वर्चुअल पोर्ट यूज़ कर लें तो वो भी हमें हेल्प आउट करती है कि हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है वो हर बंदे को उसका एक्सेस ना हो। इसको पढ़ लीजिएगा गौर से, और ये हो सकता है कि कहीं इस तरह से कहीं क्वेश्चन आपकी नज़र से गुजरे या आपको कहीं इनक्यूरीज का सामना करना पड़े तो आप उनको प्रॉपर आंसर कर सकें। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी। अगर कोई आपके कमेंट्स हों तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में सजेशन दीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा। अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन भी पोस्ट करें तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। तो इसमें म्यूचुअल कोलाबोरेशन से चीज़ें मूव ऑन करेंगी। हम लोग कोशिश करते हैं स्टूडेंट को बेहतर तरीके से गाइड किया जाए, उनके सजेशंस को ऑनर किया जाए। मैं हमेशा बात करता होता हूँ अपने ऑडियंस के साथ, यूज़र्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, नो वन इज़ परफेक्ट एक्सेप्ट अल्लाह। हम लोगों में हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है। आपके कमेंट्स के, आपके फीडबैक को हमेशा ऑनर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया।